यूनियन कैबिनेट ने 8th सेंट्रल पे कमीशन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस कब अप्रूव की है, कौन सी डेट को? तो 8 सेंट्रल पे कमीशन के लिए 28 अक्टूबर 2025 को टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड किए गए हैं यूनियन कैबिनेट द्वारा। याद रखना है ये 8th पे सेंट्रल कमीशन होगा। 28 अक्टूबर 2025 को यूनियन कैबिनेट, जिसको चेयर किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, इन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड किया है किसको? 8 सेंट्रल पे कमीशन को। याद रखना है 8वें सेंट्रल पे कमीशन को टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड कर दी गई है यूनियन कैबिनेट द्वारा। इसका पर्पस क्या है सेंट्रल पे कमीशन का, 8 सेंट्रल पे कमीशन का? तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनकी पे स्ट्रक्चर और सर्विस कंडीशंस को रिवाइज करने के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को फॉर्म किया गया है। कॉम्पोजिशन की बात करें 8 सेंट्रल पे कमीशन की, तो इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, एक पार्ट टाइम मेंबर होंगे और एक मेंबर सेक्रेटरी होंगे। तो टोटल 3 लोग होंगे 8th पे सेंट्रल कमीशन में। टेन्योर कितना रहेगा? तो इन्हें अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करनी है 18 महीने के अंदर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। 18 महीने के अंदर इन्हें अपनी रिकमेंडेशंस को सबमिट करना है 8th सेंट्रल पे कमीशन को। बैकग्राउंड की बात करें तो सेंट्रल पे कमीशन जो है हर 10 वर्षों के अंतराल में स्टैब्लिश किया जाता है पे और सर्विस कंडीशंस को रिवाइज और रिव्यू करने के लिए। ठीक है, लास्ट सीपीसी कब इंप्लीमेंट हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया 10 साल पहले। 10 साल में ही क्या होता है, सेंट्रल पे कमीशन फॉर्म होता है। तो इससे पहले 2016 में फॉर्म किया गया था 7th पे कमीशन। 7th सेंट्रल पे कमीशन 2016 में फॉर्म किया गया था। अब जो रिकमेंडेशंस होगी वो कब से इंप्लीमेंट होंगी 8th सेंट्रल पे कमीशन की? तो 1 जनवरी 2026 से रिकमेंडेशंस जो है वो इंप्लीमेंट की जाएंगी। जो भी रिकमेंडेशन सरकार को पसंद आएंगी उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखना है 1 जनवरी 2026 से जो भी 8th सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशन है उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब 8th सेंट्रल पे कमीशन को अनाउंस कब किया गया था फॉर्म करने के लिए? तो जनवरी 2025 में इनको अनाउंस किया गया था और अब अक्टूबर 2025 में इनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड किया गया है। वर्ल्ड स्ट्रोक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड स्ट्रोक डे, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के पायदान में टॉप कंट्री कौन सी है एज मोस्ट पावरफुल मिलिट्री? तो ये कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि फर्स्ट रैंक पे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के। अक्टूबर 2025 में पब्लिश किया गया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, जो कि कंट्रीज को रैंक करता है ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रेंथ के बेसिस पे, डिफेंस कैपेसिटी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के बेसिस पे। रैंकिंग क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 60 फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैन पावर हो गई, इक्विपमेंट हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, डिफेंस स्पेंडिंग हो गई और लॉजिस्टिक्स हो गई। तो ऐसे कुछ 60 फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे कंट्रीज को रैंक किया जाता है। अब बात करते हैं टॉप 5 मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज की 2025 में। तो पहले नंबर पे जो मिलिट्री है, मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है दुनिया की, वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जिनका स्कोर है 0.0744। सेकंड पे है रशिया, जिनका स्कोर है 0.0788। थर्ड पे है चाइना, जिनका स्कोर सेम है रशिया के साथ 0.0788। फोर्थ पे है इंडिया, याद रखिएगा फोर्थ पे है इंडिया, इंडिया के स्कोर क्या है 0.1184। और फिफ्थ पे है साउथ कोरिया विद स्कोर ऑफ 0.1656। तो फिफ्थ जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है, मतलब फिफ्थ रैंकिंग, क्योंकि काफी अनएक्सपेक्टेड रैंकिंग है। लोग सोचते हैं फ्रांस होगा या यूनाइटेड किंगडम होगा, पर फिफ्थ नंबर पे साउथ कोरिया है और फोर्थ नंबर पे तो आपको याद रखना है हमारा प्यारा भारत है विद स्कोर ऑफ 0.1184। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है, आपको ये देखना चाहिए कि जितनी ज्यादा रैंकिंग है उतनी रैंक ज्यादा है, मतलब जितने ज्यादा स्कोर है उतनी ही ज्यादा रैंक है। ठीक है, जितना कम स्कोर उतनी अच्छी रैंक और या उतनी बेहतरीन रैंक। ठीक है, तो ये भी आपको एक कोरिलेशन याद रखना है। साल 2025 में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बनी है? वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? तो ये कंपनी है एनवीडिया, जिसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हो गई है $4.894 ट्रिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, $4.894 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे एनवीडिया जो है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है। वर्ल्ड 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज 2025 की लिस्ट में जो कंपनीज क्रॉस कर चुकी हैं 4 ट्रिलियन मार्क, वो हैं एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको याद रखना है कि किन किन कंपनीज ने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया है 4 ट्रिलियन डॉलर का। तो या तो आपसे ये पूछेंगे कि कितना मार्क किया है, तो आपके सामने ऑप्शन दे देंगे 1 ट्रिलियन मार्क, $1 ट्रिलियन मार्क,
या $2 ट्रिलियन मार्क, या आपके सामने ये पूछ लेंगे कि कौन सी वो 3 कंपनीज हैं जिन्होंने $4 ट्रिलियन मार्क अचीव किया है या क्रॉस किया है। तो आपको याद रखना है एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। टॉप 5 कंपनीज की बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार अक्टूबर 2025 में, तो फर्स्ट पे है एनवीडिया। हमने इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा विद $4.894 ट्रिलियन। सेकंड पे है माइक्रोसॉफ्ट विद $4.029 ट्रिलियन, जो कि यूएसए की ही है। और थर्ड पे है एप्पल। इनका क्या स्कोर है, इनका क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इनका है $3.992 ट्रिलियन। अल्फाबेट है गूगल की कंपनी, ये है फोर्थ प्लेस पे विद $3.239 ट्रिलियन। और फिफ्थ पे है अमेजॉन। तो पांचों कंपनी जो है वो यूएसए में बेस्ड है, ठीक है। तो पांचों टॉप 5 कंपनीज एज पर मार्केट कैप जो है बिलोंग करती हैं यूएसए को। तो कंट्री की डोमिनेंस कहाँ पे है, हमने देखा यूनाइटेड स्टेट्स की डोमिनेंस है। 7 आउट ऑफ टॉप 10 कंपनीज जो है यूएसए से आती है। इंडिया की टॉप कंपनी की बात करें तो इंडिया की टॉप कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिनका मार्केट कैप है $20.36 ट्रिलियन का, ठीक है, $20.36 ट्रिलियन का। और जबकि एनवीडिया का $4,000 का है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, ग्लेयरिंग डिफरेंस देख रहे हैं आप। और रिलायंस की बात करें, रिलायंस जो ग्लोबल रैंक है रिलायंस की वो है 69th। इससे पहले रिलायंस की प्रीवियस रैंक थी 2024 में 64th, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलायंस की ग्लोबल रैंक क्या है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज के बेसिस पे, तो वो है 69th। इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स का यूज करते हुए यूपीआई पेमेंट्स एनआरआईज के लिए कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है, तो ये कंपनी है पेटीएम, जिन्होंने यूपीआई पेमेंट सपोर्ट लॉन्च किया है नॉन रेजिडेंट इंडियंस या एनआरआईज के लिए, जिनके पास फॉरेन मोबाइल नंबर्स होते हैं, वो भी अब पेमेंट कर सकते हैं। 27 अक्टूबर 2025 को पेटीएम ने एनेबल किया है एनआरआईज को यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए इंडिया में इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए। इसके लिए इंडियन सिम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सपोर्टेड नेटवर्क कौन सा है, तो वही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई यूजिंग एनपीसीआई गाइडलाइंस, ठीक है। सपोर्टेड अकाउंट्स कौन कौन से हैं, तो एनआरई अकाउंट जो कि एक नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है, और एनआरओ अकाउंट जो कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी बैंक अकाउंट होता है। तो ये दो अकाउंट सपोर्ट किए जाएंगे एनआरआईज के लिए फॉर मेकिंग यूपीआई पेमेंट्स, ठीक है। की सर्विसेज अवेलेबल कौन सी होंगी, वही क्यूआर कोड्स को स्कैन कर सकते हैं, आईडीज, ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट्स का यूज करते हुए, ठीक है। कौन कितनी कंट्रीज को कवर किया गया है ये एनआरआईज के लिए, तो 12 कंट्रीज के एनआरआईज को ये सुविधा प्राप्त होगी पेटीएम की, ठीक है। तो टोटल कंट्रीज इन्वॉल्व जो है वो है 12। सिग्निफिकेंस क्या है, तो पेटीएम जो है ये पहली इंडियन फिनटेक प्लेटफॉर्म बन गई है जो कि अलाउ करेगी यूपीआई पेमेंट्स एनआरआईज के लिए यूजिंग फॉरेन नंबर्स, ठीक है। इंडियन नंबर्स का इस्तेमाल नहीं होगा, फॉरेन नंबर्स का इस्तेमाल होगा पेमेंट के लिए। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के रत्न क्लासिफिकेशन को रिव्यू करने के लिए जो कमिटी बनाई गई है उसके हेड कौन है, उसके हेड हैं कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी, जो कि रिव्यू कर रहे हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के रत्न क्लासिफिकेशन कैटेगरी को। जो हम देखते हैं महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, उसी को रिव्यू किया जा रहा है। अक्टूबर 2025 में नई रत्न कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करने के लिए कमेटी फॉर्म की गई है, जिसके हेड होंगे टीवी सोमनाथन जी, हमने देखा। करंट सीपीएसई क्लासिफिकेशन की बात करें तो महारत्न कंपनीज है 14, नवरत्न कंपनी का जो नंबर है वो है 26, और मिनी रत्न जो है 74 कंपनीज है इंडिया में जिनको मिनी रत्न स्टेटस प्राप्त है। तो टोटल रत्न स्टेटस के साथ जो कंपनीज है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है वो है 114। सीपीएसई की बात करें या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें तो जिनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल 51% से ज्यादा होता है, ओनरशिप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो कंपनीज होती हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व है इसमें, ऑयल एंड गैस है, पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हैवी इंडस्ट्रीज है, डिफेंस है। प्रपोज एडिशंस क्या क्या है, तो ये बताया जा रहा है कि 2 नई रत्न कैटेगरीज को इंक्लूड किया जाएगा। अब वो तो आने वाले समय में ही देखा जाएगा कि कौन सी वो 2 कैटेगरीज होंगी और उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन होंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। कमिटी को कौन हेड करेगा, तो हमने देखा कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी हेड करेंगे इस कमिटी को। कमिटी का साइज होगा 10 मेंबर्स का। इंडियन नेवी के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को बनाने के लिए किन 2 कंपनीज ने एमओयू साइन किया है, तो ये 2 कंपनीज हैं मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एंड स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि मिलके इंडियन नेवी के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स बनाएंगे। इंडियन मैरीटाइम वीक 2025 जिसको आयोजित किया गया था मुंबई में, वहां पे 28 अक्टूबर 2025 को मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इंडियन नेवी के लिए एमओयू साइन किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत जो है लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे और जिसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी 33,000 करोड़ की।
जेम्स एंडरसन को विंडसर कासल में नाइटहुड की उपाधि किसने दी है? तो ये है प्रिंसेस एनी, जिन्होंने जेम्स एंडरसन, जो कि खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के, ये आपके सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जेम्स एंडरसन, जिनको नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे? विंडसर कैसल में। जेम्स एंडरसन को अब नाइटहुड की उपाधि दी गई है, तो अब इनका नाम हो जाता है सर जेम्स एंडरसन। ठीक है, 28 अक्टूबर 2025 को विंडसर कासल यूनाइटेड किंगडम में प्रिंसेस एनी ने प्रेजेंट किया है नाइटहुड की उपाधि सर जेम्स एंडरसन को। जेम्स एंडरसन की बात करें तो इनका जो करियर है वो 2003 से 2024 तक चला था। टेस्ट मैचेस कितने खेले हैं इन्होंने? तो इन्होंने 188 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें इन्होंने 704 विकेट लिए थे। ठीक है, ओडीआई विकेट्स कितने हैं? 269 ओडीआई विकेट्स हैं, और इन्होंने जुलाई 2024 में रिटायरमेंट ले लिया था। इंडियन आर्मी के लिए पहला इंडिजिनसली डिजाइंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने इंडियन आर्मी के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस डेवलप किया है। इंडियन आर्मी ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट पहले इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के लिए, जिसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ द्वारा और मैन्युफैक्चर किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंटिटीज हैं, डेवलप किया गया है डीआरडीओ द्वारा और मैन्युफैक्चर किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा। क्या चीज? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस। इसमें स्टैंडर्ड यूज क्या है? तो इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वर्जन 1 का इस्तेमाल किया जाएगा। अक्टूबर 2025 में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन की सीड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट कहां पे इनॉग्रेट की है? तो पूसा कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में इनॉग्रेट की गई है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन द्वारा स्टैब्लिश सीड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन ने इनॉग्रेट किया है सीड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट पूसा कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। इस प्लांट की कैपेसिटी होगी 1 टन पर आवर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी। और यूनिट्स इनॉग्रेट की गई हैं वर्चुअली, जहां पे बरेली, धारवाड़, हासन, सूरतगढ़ और रायचूर में भी ये प्लांट्स इनॉग्रेट किए गए हैं और इनकी कैपेसिटी होगी 4 टन पर आवर ईच की। स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन को स्टैब्लिश किया गया था 1963 में, हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम 2025 में कहां पे साइन किया गया है? तो ये साइन किया गया है वियतनाम की कैपिटल हनोई में। टोटल नंबर ऑफ सिग्नेटरीज जो हैं वो हैं 72 कंट्रीज। 72 कंट्रीज ने वियतनाम की कैपिटल हनोई में साइन किया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम 72 कंट्रीज द्वारा साइन किया गया है हनोई वियतनाम में। ये जो कन्वेंशन है इसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2024 में, याद रखिएगा अडॉप्ट किया गया था 2024 में और साइन किया गया है 72 कंट्रीज द्वारा अब जाके अक्टूबर 2025 में। इसका पर्पस क्या है? तो ये पहली ग्लोबल ट्रीटी होगी जो कि कॉम्बैट करेगी साइबर क्राइम को और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेगी। ये क्या लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है? तो बिल्कुल ये लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है। कब फोर्स में आएगी? 90 डेज आफ्टर 40 कंट्रीज रेटिफाइड। अभी इन्होंने साइन किया है, फिर रेटिफिकेशन होने के बाद 90 दिनों के बाद जो है ये कन्वेंशन फोर्स में आ जाएगा। ये कन्वेंशन जो है ये एडमिनिस्टर किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स द्वारा। ठीक है, कंपैरिजन की बात करें अदर फ्रेमवर्क से तो एक बुडापेस्ट कन्वेंशन है और एक मालाबू कन्वेंशन है जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। ईस्ट एशिया समिट का 20वां संस्करण 20th एडिशन 2025 में कहां पे आयोजित किया गया है? तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, वहां पे आयोजित किया गया है 20वां एडिशन 20th एडिशन ईस्ट एशिया समिट का। और यहां पे ही डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है जिसका नाम है कुआलालंपुर डिक्लेरेशन। AI बेस्ड एनसाइक्लोपीडिया जिसका नाम है ग्रोकीपीडिया, ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये इलॉन मस्क की कंपनी है एक्स, जिन्होंने लॉन्च किया है AI बेस्ड एनसाइक्लोपीडिया जिसका नाम है ग्रोकीपीडिया। इसको लॉन्च किया गया है 27 अक्टूबर 2025 को इलॉन मस्क की कंपनी एक्स AI द्वारा। कोयला शक्ति डैशबोर्ड कब लॉन्च किया गया है? 29 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया है कोयला शक्ति डैशबोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इसका पूरा नाम है कोयला शक्ति स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड। कौन सी इंडियन कंपनी ने रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए MOU साइन किया है? तो ये कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिन्होंने यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन रशिया के साथ MOU साइन किया है SJ-100 या सुखोई सुपरजेट 100 बनाने के लिए।
27 अक्टूबर 2025 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन रसिया ने मिलकर एमओयू साइन किया है। कौन से एयरक्राफ्ट के लिए? SJ-100 या सुखोई सुपरजेट 100 के लिए एमओयू साइन किया है। ये क्या टाइप है? तो ये है ट्विन इंजन रीजनल पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, ना कि फाइटर जेट। इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस ये है कि लोकल प्रोडक्शन को एनहांस किया जाएगा ऑफ SJ-100 एयरक्राफ्ट इन इंडिया फॉर शॉर्ट हॉल सिविल एविएशन। हरिकेन मेलिसा, जिनको स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन इन हिस्ट्री माना जा रहा है, किस कंट्री को हिट किया है हाल में ही? तो जमाइका कंट्री है जो कि हिट की गई है हरिकेन मेलिसा द्वारा। जमाइका जो है कैरेबियन सी में एक कंट्री है, ये जो कैरेबियन सी है और ये जमाइका कंट्री है जहाँ पे हरिकेन मेलिसा जो है स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहा है यहाँ पे कंट्रीज को। फॉर्मूला 1 में 2025 मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्री में किसने जीता है? तो मैक्लॉरेन के खिलाड़ी हैं लैंडो नॉरिस, जिन्होंने मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस जीती है। सेकंड रैंक पर रहे हैं चार्ल्स लेक्लेरैक, जो कि फरारी के खिलाड़ी हैं, और थर्ड रैंक पर रहे हैं मैक्स वर्स्टेपन, जो कि रेड बुल के खिलाड़ी हैं। 2025 एशियन यूथ गेम्स में बॉयज और गर्ल्स की कैटेगरी में कौन से देश ने कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये देश है हमारा प्यारा भारत, जिन्होंने कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है दोनों ही सेक्शन में, बॉयज और गर्ल्स में। ठीक है, तो 2025 एशियन यूथ गेम्स में ये सम्मान हासिल हुआ है भारत को। 2025 एशियन यूथ गेम्स जिसको आयोजित किया जा रहा है बहरीन में, वहां पे कबड्डी में अंडर 18 बॉयज और गर्ल्स ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इंडिया वन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कबड्डी गोल्ड मेडल। ठीक है, इंडिया ने हराया है ईरान को। गर्ल्स फाइनल रिजल्ट में ये है कि इंडिया ने ईरान को हराया है, और बॉयज के फाइनल रिजल्ट में भी इंडिया ने ईरान को हराया है। और गर्ल्स के फाइनल रिजल्ट की बात करें तो 75 और 21 के स्कोर रहा है, और बॉयज के फाइनल रिजल्ट में जो स्कोर रहा है वो है 35:32 का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, स्कोर भी याद रखना है।